आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि एक ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले एक कस्टमर को पानी के ऊपर। 2005 तक हम ग्राफ हमारा ऊपर ही रहा हर साल, लेकिन तकलीफ वाला रहा। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को इनोवेट करते गए, नए नए प्रोडक्ट बनाते गए, तो उनसे न्यूज़ रिलीज में भी आए, हेमा जी आई हमारे साथ, सबकी टीम गर्ल अभी भी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हेमा मालिनी जी को हमने शॉर्ट लिस्ट किया था। तो आप जितना कस्टमर के, जो भी कस्टमर है आपके, उसके नज़दीक रहेंगे तो आपके दिमाग में खुद आएगा इसको हम कैसे इम्प्रूव करके बना सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनोवेशन करके ही आप एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होकर किसी दिन आपका कोई अपना कुछ खाकर या पीकर बीमार पड़ जाए, तो आप कहेंगे जी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आमतौर पर हम सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी समस्या की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक उसका तोड़ नहीं निकाल लेते। ऐसे लोग कुछ नया रचते हैं, क्रांति करते हैं। हमारे साथ बोले भारत इस पॉडकास्ट में ऐसे ही एक खास मेहमान हैं, केंट आरओ सिस्टम्स के फाउंडर महेश गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं उनके सफ़र के बारे में। बहुत स्वागत है सर आपका। सर पहला सवाल, केंट आरओ बहुत बड़ा नाम है, हम सबके घरों में आपका नाम, आपके ब्रांड का नाम सबसे पहले बचपन से ही हम देखते चले आए हैं। जो बच्चे हैं वो उसी के साथ बड़े हो रहे हैं। इसकी क्या कहानी है? ये कहानी शुरू होती है तब ज़रूरत पड़ी मुझे वाटर प्यूरीफायर की। नोएडा में आ गए थे, बच्चे आए तो बच्चे बीमार हुए, मेरे बेटा बीमार हुआ, मेरी बेटी भी बीमार हुई और वो हुई जॉन्डिस से बीमार। और तब पता लगा कि पानी ख़राब है और जॉन्डिस से पानी के होने वाली बीमारी थी। तो उससे पहले कभी सोचा नहीं था वाटर प्यूरीफायर इस्तेमाल करने का। तो फिर वाटर प्यूरीफायर बनाना था तो बाज़ार में सर्च किया हम लोगों ने। तो जो वाटर प्यूरीफायर मिलते थे वो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूवी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उससे क्या करते थे, जैसे पानी को पहले उबाल के पीते थे तो उससे बैक्टीरिया मर जाते थे। तो यूवी टेक्नोलॉजी में पानी को उबालना नहीं पड़ता, बिना उबाले पानी को उसमें से पास करते हैं तो जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं उसके अंदर, तो पानी प्योर हो जाता है। वही मिलते थे बाज़ार में। लेकिन बीमारी दूसरी वजह से हुई थी कि पानी में जो घुली हुई अशुद्धि थी, वो घुली हुई अशुद्धियों से पानी बीमारी हुई थी उनको। जैसे हम खारा पानी देखते हैं, जब खारा पानी का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं अनवांटेड मेटल्स के, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ भी खारा पानी होता है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट, और उन सॉल्ट को जब तक आप निकालिएगा नहीं तो पानी शुद्ध नहीं होता। तो ऐसा प्यूरीफायर मिल नहीं रहा था मुझे। फिर बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग नोइंग व्हाट टू डू इट, हमें मालूम था कि रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जो पानी में घुली हुई अशुद्धियों को निकाल देता है। तो मिलता नहीं था, तो हमने कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करके उस कंपोनेंट से एक प्यूरीफायर बनाया, घर में लगाया। पानी की टेस्ट भी अच्छा हो गया और पानी से बीमारी भी नहीं हुई उसके बाद। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर सोचा कि अगर हमको नहीं मिला तो ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर होंगे जिसको नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों से डिस्कशन किया, उनका नहीं अच्छा आइडिया, इसको बनाओ। एक प्रोडक्ट तो हमने अपने आप को 1 लाख रुपए का लगा के बना लिया था अपने लिए, तो नॉट थिंकिंग कि क्या करते हैं। हाँ। फिर तब हमने इस आइडिया को आगे लगाया तो प्रोडक्ट बनाया कस्टमर को दिखाने के लिए। और आप ये मानिएगा 98 में जब हमने मार्केट शुरू किया, शुरू में तो 20,000 रुपये का आरओ प्यूरीफायर हमने बाजार में बेचना शुरू किया। पहला 20,000 जी। तो आप समझिए 20,000 रुपये की कीमत आज अगर 2023 में देखेंगे, अगर सोने को कंपेयर करूंगा तो 2 लाख तो कम से कम होगी, 10 गुना। मुझे लगता है तब तो सोना भी बहुत सस्ता था। तो मैं 10 गुना ले रहा हूँ आपसे 7-8 हज़ार के लिए, तो 10 गुने के हिसाब से उस वक्त हमने बेचना शुरू किया। तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई। तो सर वो कितना, मतलब जब आपके बच्चों का जब जॉन्डिस हुआ था, ये कब की बात है? और जब 1998 में 97 में जॉन्डिस हुआ था, 98 से हमने शुरू किया था। और सर कितना, मतलब ये आसान तो नहीं रहा होगा। आप जॉब करते थे? नहीं, जॉब मैंने छोड़ दी थी 88 में। अच्छा। जॉब छोड़ के हमने बिजनेस शुरू किया था फ्लो मीटर बनाने का और ऑयल टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाने का। अच्छा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऑयल इंडस्ट्री का था। मैं इंडियन ऑयल में जॉब करके छोड़ा था। जब छोड़ा था तब हम ऑयल को कैसे बचाएं उसके ऊपर मैंने काम किया था, और वो काम सेटल हो गया था। ये उसके बाद की बात है। तो डेस्टिनी आपको यहाँ लेके आना चाहती थी?
डेस्टिनी ने तो लाई हमको। आप पानी के क्षेत्र में आए और आपने एक तरीके से एक नया इतिहास रचा, हम इसे कह सकते हैं। तो सर मुश्किलें क्या आई, आसान तो नहीं रहा होगा उस जमाने में? आपने कहा 20,000 का आपने पहला वाटर फिल्टर जो है आपने बेचा है, और फिर बेचा तो कैसे बेचा? मतलब वो बेचना आसान तो नहीं रहा होगा सर, कन्विंस कैसे करते थे, क्या था? बहुत मुश्किल था कन्विंस करना, क्योंकि उस वक्त जो यूवी प्योरीफायर बिकता था वो मात्र 2,500 रुपये का 3,000 रुपये का बिकता था। अच्छा। लोग उसको इस्तेमाल करते थे, कुछ लोग कि पानी उबालना नहीं पड़ेगा। जब उन्होंने बोला 20,000 रुपये का क्यों प्योरीफायर खरीदें, उनको समझाना पड़ता था, उनको दिखाना पड़ता था। हमने एक बैग बनाया था, हैंड कैरी बैग, उस बैग में पूरा आरओ प्रोसेस लगा के, ताकि उसके घर में जाके उसके पानी को लेके और पानी प्योरीफाई करके उसको जब हम दिखाते थे तब उसको समझ में आता है इतना फर्क आ जाता है टेस्ट में, खारी पानी इतना मीठा हो जाता है। खाली क्यों हुआ उसको पता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट है, उसको समझाते थे। तब उसको समझ में आता था, कुछ लोगों को समझ में आता था हाँ इसको लेना अच्छा है। बट तकलीफ बहुत थी, महंगा बहुत है, एक बात। फिर कुछ लोग तैयार हुए, हाँ महंगा है तो कोई बात नहीं। दूसरी तकलीफ, हम इस्टेब्लिश कंपनी नहीं थे उस वक्त, तो लोग ये कहते थे हम आज तो ले लेंगे 20,000 रुपये का, कल नहीं चलेगा तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा, आप वहाँ पे होगे नहीं होगे। तो एक रिकग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट, रिकग्निशन ऑफ द कंपनी, रिकग्निशन कि आप मेरे को सर्विस ओवर ए लॉन्ग टाइम मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब डिफिकल्टी देखते हुए। तो ये आप कैसे करते थे? बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। मतलब स्टेप 1 अगर मैं जानना चाहूँ कि उस समय क्या 1998, मतलब आज से 26 साल पहले, 26 साल पहले तो सब कुछ बदला हुआ था। मतलब बिल्कुल बदला हुआ पैसा था। लोगों के पास उतना कहाँ था, पैसा भी नहीं था, लेकिन और पानी को लेके ये अवेयरनेस कि हमें फिल्टर वाटर पीना है, ये भी नहीं। ये तो मैं कहूँगा कि कुछ लोगों में अवेयरनेस था पानी को फिल्टर करना। जैसे मैंने बताया यूवी प्योरीफायर बिकते थे, हमारे एक कंपटीटर हैं अभी भी हैं, वो उस वक्त बेचते थे, तो उन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट किया था पानी खराब है तो पानी को साफ करके पिएंगे, बिना बॉईल करे पिएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग बार बार करना तकलीफ होती है। तो वो अवेयरनेस थी। लेकिन ये वाला प्योरीफायर जो कि उससे 7 गुना महंगा है और वो अच्छा है उनके लिए, वो कन्विंस करना धीरे धीरे करके हुआ। मैं ये कहूँगा कि 98 से शुरू किया, 2005 तक हम ग्राफ हमारा ऊपर ही रहा हर साल, लेकिन तकलीफ वाला रहा, क्योंकि हमको अभी भी लोग विश्वास नहीं करते थे। 1 to 1 टच करना पड़ता था। मैं किसी दुकान पे नहीं रख सकता था, दुकान वाला हमको विश्वास नहीं रखता था कि मेरा बिक जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारी कंपनी का ब्रांड नहीं था, कोई रेपुटेशन नहीं थी उस सिलसिले में। तो हमारी जो भी ग्रोथ हुई वर्ड ऑफ माउथ से हुई। मैंने आपके घर पे दिया, आपको अच्छा लगा, आपके कोई रिश्तेदार आए, फ्रेंड आए, वो बोलते थे नहीं यार ये पी के देखो पानी बहुत अच्छा है आपके घर का, तो कहते थे कहाँ से लिया, अच्छा ये लिया। तो उसमें से कुछ लोग अफोर्ड कर सकते थे तो हमको बुलाते थे, दिखाते थे। तो इट वॉज मोर बाई वर्ड ऑफ माउथ दैट वी ग्रू स्लोली। इट टुक, मतलब 7 साल हमको लग गए 2005 में। उसके बाद हम लोगों ने फिर कहा कि ये तो बहुत तकलीफ का काम है, जब तक इसमें एक ब्रांडिंग नहीं करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं। तब एंट्री होती है आपकी ब्रांड एम्बेसडर की। जी। तो क्या वो आपकी भी ड्रीम गर्ल थी? वो सबकी ड्रीम गर्ल है, अभी भी है। तो वो आइडिया कहाँ से आया था? ठीक है, जब हमने डिसाइड किया कि हमको एक, ये 2005 की बात है, 5 या 6? 2005 में। 2005 अप्रैल से उनका कार्यकाल हमारे साथ शुरू हुआ था। तो जब हम स्ट्रगल कर रहे थे इस पीरियड में, तो हमको मालूम था कि अगर ब्रांड को क्रिएट करना है तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको, और स्लोली हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसका रिकग्निशन नहीं होता एडवर्टीजमेंट का। तो ब्रांड एम्बेसडर से एक फास्टर ग्रोथ मिलेगी हमको। तो ब्रांड एम्बेसडर चूज करते वक्त हमने कहा हमको एक हाउसवाइफ चाहिए, क्योंकि जो हाउसवाइफ ही बेटर तरीके में बोल सकती है। वो पॉपुलर होनी चाहिए, बहुत पॉपुलर होनी चाहिए, और वो एक मिडिल एज में होनी चाहिए जी, ताकि मदरली, मतलब भरोसा उस तरह से मिडिल एज, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हेमा मालिनी जी को हमने शॉर्टलिस्ट किया था। नंबर 1 चॉइस उस वक्त हमारे पास आया था। उनकी फिल्में तो सबको मालूम है बहुत मशहूर थी, एंड शी वाज नॉट एट अ पीक एट दैट टाइम, मतलब शी वाज, तब उनका करियर धीरे धीरे जो है धीरे मतलब रिवाइव होने शुरू हो रहा था उसके। तो उनसे फिर कांटेक्ट किया गया, बड़ा मुश्किल हुआ, वो भी एक स्टोरी है। हाँ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनको कन्विंस करने के लिए आपको एक आरुण के यहाँ भेजना पड़ा था। आप खुद गए थे? हम खुद कंपनी नोन नहीं थे, तो वो कैसे उसको प्रमोशन करती। तो आप खुद गए थे? हाँ, मैं गया था। तो सर वो क्या कहानी थी? एक उसने कहानी किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू, बहुत जान पहचान के थ्रू, उनके सेक्रेटरी ने कहा अच्छा आप मिल सकते हैं उनसे। हम मिले थे, कहते हम तो, उन्होंने सबसे पहले कहा हम तो जानते नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट,
और ये प्रोडक्ट कंपनी को नहीं जानते, बट प्रोडक्ट तो अच्छा होना चाहिए ना कम से कम। तो हमने कहा हेमा जी आपके यहाँ लगा देते हैं प्यूरीफायर, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, आपको अच्छा लगे तो आप हमारा कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। तो उन्होंने कुछ दिन इस्तेमाल किया, उनको अच्छा लगा, कहते नहीं चीज़ अच्छी है, लोगों के फ़ायदे की है, तो मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हुए हूँ। तो यहाँ से हेमा मालिनी जी आपके साथ जुड़ गए और आपकी ब्रांडिंग जिसे कहते हैं और मजबूत होकर उभरी। जिस आप ब्रांडिंग की बात करते हैं कि ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट जी, एक कस्टमर का, क्योंकि जब भी आप कंज्यूमर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बेचते हैं उसके माइंड में आपका इंप्रेशन होना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट अच्छा है तो ही कस्टमर प्रोडक्ट लेता है, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता उसके लिए। चाहे वो 10 रुपये का प्रोडक्ट हो, चाहे वो 10,000 का प्रोडक्ट हो, चाहे आपको करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदनी हो। जिसने आज 4 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है उसके दिमाग में मुझे मर्सिडीज एस क्लास चाहिए, तो वो मर्सिडीज एस क्लास लेता है। या उसके दिमाग में होता है मेरे को BMW लेनी है, तो उसके दिमाग में होता है मेरे को BMW लेनी है। वो रिसर्च करके नहीं लेता है, वो धीरे धीरे रिसर्च करके दिमाग में अपना इंप्रेशन बना के रखता है, जब मेरा मौका मिलेगा तो मैं इसको लूँगा। तो वो चीज़ हर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है कि वो सोच के चलते हैं। माइंड में इंप्रेशन बनाना पड़ता है। वो माइंड में इंप्रेशन 2 चीज़ों का बनता है, ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे वाटर प्यूरीफायर चाहिए। उसके माइंड में ये भी इंप्रेशन बनता है कि मुझे कौन सा वाटर प्यूरीफायर चाहिए। ये कंज्यूमरिज्म का ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो उस लिहाज से उसको करना पड़ता है। सर आपने कैसे किया सर? मैंने बताया ना, आसान तो नहीं रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट है। कैसे किया? पहले मैं 2005 में जब वो हमने सेलेक्ट किया, तो ब्रांड एम्बेसडर को आप सेलेक्ट कर लिया, आपको डिसाइड करना पड़ेगा हम उनको यूज कैसे करेंगे। आप कहाँ उनको यूज कर सकते हैं? आप कैटलॉग में उनका फेस बना सकते हैं, उनके फेस को यूज कर सकते हैं। आप उनके लिए टेलीविजन कॉमर्शियल बना सकते हैं। अगर आप उनको सिनेमा हॉल में दिखाना चाहते हैं उस वक्त, तो भी आपको कॉमर्शियल बनाना पड़ेगा। या आप उनको कहीं मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में बुला के उनको बुला सकते हैं। आप न्यूज़ में, पब्लिक रिलेशन में उनको यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया में। हमारे पास पैसे नहीं थे मीडिया में। हाँ, ये भी मैं आपसे जानना चाहती थी कि पैसे बहुत लगते हैं। क्योंकि अगर टेलीविजन में आप जाते हैं तो आपका बजट करोड़ों रुपए में चाहिए। 10-15 करोड़ रुपए तो उस वक्त चाहिए होता था न्यूज़ में आपको रिलीज करना है। तो उतने पैसे हमारे पास थे नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी, पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना, फिर आपका रिटर्न आना शुरू होगा बाद में। उतने पैसे हमारे पास नहीं थे, तो हमने उनको सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए यूज किया। अच्छा। हमने उनकी फोटोग्राफी करी प्रोडक्ट्स के साथ में और न्यूज़पेपर में रिलीज किया हमने पहले साल, और 1 साल तक वैसे ही चलते रहे, तो हमारी ग्रोथ बढ़ी उससे। अच्छा, आपको लगा कि उसका नहीं, ग्रोथ अच्छी खासी आई हमारी। तो हमने कहा अभी टाइम है कि अब हमको टेलीविजन में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले टेलीविजन कॉमर्शियल हमने 2006 में बनाया। तो 2006 के अप्रैल में फिर उनको दोबारा से हमने टेलीविजन में लॉन्च किया, और उस दिन के बाद से हमारी ग्रोथ आनी शुरू करी गई। और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को इनोवेट करते गए, नए नए प्रोडक्ट बनाते गए, तो उनसे न्यूज़ रिलीज में भी आए, वो हेमा जी आई हमारे साथ, और धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट। आपने एक वर्ड यूज़ किया है, इनोवेट करना। इनोवेशन बड़ा ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट बनाना कई बार आसान होता है, लेकिन जब तक आप इनोवेट नहीं करेंगे, कुछ नया सोचेंगे नहीं, या लोगों के माइंड को रीड नहीं करेंगे, अपने कंज्यूमर्स के माइंड को, तब तक आप, मुझे लगता है कि आप टिक नहीं पाएंगे। वो कैसे किया आपने? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखिए, आप प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। नीड रियल नीड हो सकती है, नीड उसकी एस्पिरेशन हो सकती है। दोनों चीज़ नीड में कहलाएंगे। हमारे प्रोडक्ट में सीरियस प्रोडक्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर प्यूरीफायर विच इज हेल्थ रिलेटेड। आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि एक ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले एक कस्टमर को पानी के ऊपर। तो उस नीड को देखते हुए हमने आरओ प्यूरीफायर बनाया। और जब हम बनाना शुरू करने लगे तो देखा कि ये कुछ ना कुछ तकलीफ है कि पानी में से जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते थे। जिसका खारा पानी था वो ठीक रहता था, जिसका पानी इतना खारा नहीं उसमें से मिनरल निकल जाते थे। तो हमने फिर इनोवेशन की कि पानी में जरूरी मिनरल्स को कैसे बरकरार रखा जाए। तो आई वॉज द ओनली पर्सन हु गॉट ए पेटेंट ऑन दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको हमने मिनरल आरओ बोला। उसके बाद अच्छा, धीरे धीरे चल के फिर हमने देखा पानी बहुत वेस्ट होता है वाटर प्यूरीफायर में, तो उसके ऊपर हमने इनोवेशन किया। हमने 0 वाटर वेस्टेज प्रोडक्ट निकाला उसके अंदर। हमने और इनोवेशन किया। हमने यूवी टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो प्योर पानी हो जाता है स्टोरेज टैंक में जो रह जाता है, उस पानी को प्योर रखने के लिए फिर इनोवेशंस किया। इस तरह हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनोवेशंस करते गए। आज भी हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं कि पानी के अंदर कितनी प्योरिटी है और कस्टमर को कैसे दिखाएं कितना प्योर पानी है। तो वो भी हमने आरओ बनाए अब,
ओके, प्योरिटी दिखाने के लिए। फिर पानी में रिकवरी ज़्यादा बढ़ाई जाए पानी की, तो वो पानी की रिकवरी भी बढ़ाने के लिए काम किया गया। तो इस तरह से करते 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 हमने हर तरह के पानी के लिए और हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनोवेशन किया। और मैं ये समझता हूँ कि इनोवेशन करके ही आप एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, बेटर compete कर सकते हैं, आप उसको कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो और खाली प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन आदमी को जो भी काम करते हैं उसमें इनोवेशन करता जाना पड़ेगा। हमने मीडिया को सिलेक्ट किया, कौन से मीडिया में जाएंगे, कब प्रिंट में जाएंगे, कब टेलीविजन में जाएंगे, कौन से टेलीविजन में जाएंगे, कौन से कॉमर्शियल में जाएंगे, कितने दिन आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, ये सब बहुत ट्रिकी मैटर्स हैं। कहीं आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इन सब में इनोवेशन करके आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जो आपके पास फंड अवेलेबल है, उस फंड को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, तो ब्रांडिंग होगी आपकी। सर, आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, उस ज़माने में है जब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। सरकारी नौकरी में आप थे, आपके फादर भी सरकारी नौकरी में थे, तो आसान तो नहीं रहा होगा सर। अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मतलब आपके एक्सपीरियंस से वो क्या लेना चाहें कि भाई कैसे कैसे आप आगे बढ़ें और कैसे टॉप पर टिके रहें, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। कई बार हम कॉपी ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन टॉप पे बने रहने के लिए उस प्रोडक्ट में कुछ खास होना चाहिए। क्या होना चाहिए खास? देखिए, दोनों चीज़ हैं। एक लेडर आपके पास होनी चाहिए जिस लेडर से आप ऊपर जा सकते हैं, और फिर आपको उस ऊपर में लेडर में घुस गए तो दूसरे को रूम ना दें आप। तो दोनों चीज़ें पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जा तभी सकते हैं जब कोई वैल्यू प्रोपोजिशन आप कस्टमर के सामने रखें। आप मी टू प्रोडक्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट में बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस, बेटर परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ लानी पड़ेगी, बेटर कॉस्टिंग। ये दीजा 4 चीज़ें, चारों चीज़ करके आप अपने को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे लोगों से, वो आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मार्केटिंग इज अ फिफ्थ एंगल। अगर आप अच्छी तरीके से मार्केट कर सकते हैं, चारों चीज़ बराबर भी आपके पास हैं, लेकिन आप कस्टमर के सामने बोल ही नहीं पाए कि आप अच्छे हैं, तो आप ऐसा हुआ अच्छी चीज़ को आपने लॉकर में रखा हुआ है, और लॉकर में तो ज्वेलरी रखी जाती, कोई देखता है नहीं उसको। तो वो एक आपको करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे रेगुलरली करते रहते हैं, तो उसके ऊपर आप सक्सेस मिलेगी। आपने 20,000 रुपये से काम शुरू किया था, आज आप करोड़ों का जो है, कई 100 करोड़ का जैसे कहते हैं आपका टर्नओवर है सर। कैसे कैसे पहुँचे? मैं तो बहुत धीरे धीरे पहुंचा हूँ। अगर आज तो बिलियनर लोग इमीडिएटली बन जाते हैं, यूनिकॉर्न बन जाते हैं, मेरे को तो यूनिकॉर्न, आपका दौर भी अलग था ना सर। वो ठीक है, आज भी हम लोग बहुत फास्ट चले जाते हैं। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आप अपना काम करते चलिए, सिंसियरली करते चलिए, और आप ये समझिए कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपको कमाई है, वो कस्टमर दे रहा है। वो कस्टमर को आप वैल्यू देते जाइए, वो कस्टमर आपको ऊपर लेता रहेगा। अच्छा, कस्टमर से जोड़ने का तरीका क्या है सर? किस तरीके से जोड़ते हैं? देखिए, कस्टमर रिसर्च तो आपकी टीम करती ही होगी। correct. किस तरीके से जोड़ते हैं? जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये आपके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि लोग जो है अपना जो फिल्टर है उसे सिंक के नीचे या कहीं ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहते थे। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजें। देखिए क्या है, हर एक जगह के एक जो कस्टमर का बिहेवियर है, हर कंट्री में हर जगह पे अलग अलग होता है। हमने जब पहले आरओ प्यूरीफायर बनाया, वो काउंटर के नीचे रखने वाला था, क्योंकि हम लोगों ने फॉरेन डिज़ाइन के हिसाब से बनाया था, जो पॉपुलर था उस वक्त। लेकिन जब हमने पाया कि इंडिया में लोग पानी को पूजते हैं और पानी को नदियों की पूजा करते हैं, तो सिंक के नीचे नहीं रखते। तो हम लोग पहली कंपनी थे जिसने ऐसा वाटर प्यूरीफायर है जो वॉल के ऊपर लग सकता है, और उसमें स्टोरेज भी दिया हमने, ताकि पानी स्टोर रहे। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। अगर आपकी बिजली नहीं आए और आप पानी नहीं ले पाए, नहीं चलेगा आपको। तो हमने पानी का स्टोरेज वाला वॉल पे माउंटेड आरओ प्यूरीफायर पहली बार बनाया। तो ये सब नीड्स होती है। जब कस्टमर के यहाँ जाते हैं, हमने बेचना शुरू किया, कस्टमर कहता नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा ये वाला प्यूरीफायर, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये नुकसान है। वो फिर नीड अपने आप कस्टमर के एक्सपीरियंस से आती है। तो आप जितना कस्टमर के, जो भी कस्टमर है आपके, उसके नज़दीक रहेंगे और उससे उसके फीडबैक को सुनते रहेंगे, अपने को आइसोलेट नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में खुद आएगा इसको हम कैसे इंप्रूव करके बना सकते हैं। वाकई ये बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनके करीब रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है इनोवेशन भी शायद वहीं से आता है, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहा गया है कि जब तो जरूरत है वही जननी है जो आप इनोवेशन करते हैं। तो आप उस जरूरत को समझते रहिए, आपको आइडियाज आते रहेंगे। आज कैसे समझते हैं सर? आज तो बिल्कुल ही अलग है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आप भी आप समझ रहे हैं, और शायद कुछ 1 महीनों में या साल में चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल, वन थिंग इज श्योर, थिंग्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग फास्टर देन दे वर चेंजिंग अर्लियर। ये एक नेचर का बिहेवियर है,
और वो होता रहेगा। और जो अभी हम देख रहे हैं स्प्लिट सेकंड में, आप स्प्लिट सेकंड करेंगे, इतनी देर में चीज़ बदल जाएगी। तो जो आप चीज़ कोई बनाएंगे, पुराने ज़माने में कोई बिजनेस होता था वो पूरी जनरेशन में चलता था, अब 40 साल चल जाएगा, 50 साल चल जाएगा, उसके बाद कोई चेंज आएगा तो चलता रहेगा। आज कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आप ये मत समझिए ज़िंदगी भर का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट को आपको जल्दी से जल्दी बना के लाना पड़ेगा, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की, जिसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं, यूजफुल लाइफ बोलते हैं, वो कम होती जाएगी। किसी की 1 साल मिले, किसी की, आप देखिए टेलीविजन में, आप टेलीविजन जो बनते हैं बाय द टाइम स्टार्ट यूजिंग वो चेंज। आप मोबाइल फोन को देख लीजिए, कई बार इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं सर, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं, देयर यूज इट एंड थ्रो इट। आप ये बताइए ना, मोबाइल फोन आप हर साल बदलते हैं, और हर महीने आपको दिखता है कोई नया मोबाइल फोन, क्योंकि कई बार उनके रिपेयर की कॉस्ट इतनी होती है कि आपको लगता है नया फोन ले लेंगे हम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यूचर, बिकॉज एक लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी आ रही है। जब पेइंग कैपेसिटी आ रही है तो इट्स नॉट बेस्ड ऑन ओनली what you have in your pocket. You can borrow money and buy new ones and pay later. So that technology has come in. But so many people are working. The real trick is that everybody is working on technologies. सब बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो नई चीज़ें निकाल रहे हैं, ये भी अपने को मानना पड़ेगा। वापस आते हैं सर, आरओ जो वाटर प्यूरिफिकेशन वाला जो क्षेत्र है, 40% मार्केट पे आपका एक तरीके से आपका एक शेयर आप मतलब उस पर आपका कब्जा है, अगर मैं ये कहूँ तो। बहुत बड़ा एरिया है जो अभी तक अनकवर्ड है, बहुत सारे घरों में नहीं लगा है। वहाँ किस तरीके से आप सोचते हैं पहुँचने के लिए? तो शहरों की बात है, गाँव में भी जा रहा है, कुछ वहाँ के लिए भी स्ट्रैटेजी होगी सर? कैसे कन्विंस करेंगे, कुछ है मतलब? देखिए, सबसे बड़ी, सबको जरूरत है शुद्ध पानी पीने की जी, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कैन दे अफोर्ड इट और नॉट। आज भी इस देश के अंदर गाँवों में चले जाओ, लोगों के पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मतलब ट्रैवल करना नेसेसिटी है, लोगों को मोटरसाइकिल भी चाहिए, कार भी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास साइकिल खरीदने को पैसा नहीं है, पैदल जाते हैं। तो इंडिया इज ए लो इनकम एंड वेरी हाई इनकम ग्रुप पीपल, बट लो इनकम पीपल हैव ए प्रॉब्लम ऑफ बाइंग थिंग्स एंड दे हैव लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल विद देम। तो सर उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, उनके लिए होना चाहिए, सरकार कर रही है उसके लिए। सरकार पब्लिक फैसिलिटीज क्रिएट कर रही है ताकि हर घर में नल उन्होंने प्रोवाइड किया है, और कोशिश कर रही है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इवन शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ ये नहीं कर पा रही हैं कि वो अच्छा पानी दे पाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ अच्छा पानी पीने वाला दे दें तो हमारे को कुछ और बिजनेस करेंगे हम लोग, जरूरी नहीं हम इसी बिजनेस में रहें, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा। सही कह रही है, हो नहीं रहा। सर आपको प्योर वाटर मैन भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? ये तो मैं नहीं बोलता, आप बोल रही है तो। नहीं, मैंने पढ़ा कि आपको प्योर वाटर मैन कहा जाता है। हम लोगों ने प्योर वाटर में प्योरिटी है, आपके इरादों में प्योरिटी है, आपका पानी प्योर है, या आप एक ऐसे इसमें मतलब आप एक तरीके से इनोवेशन था सर, जब किसी ने नहीं सोचा था, जब आपको लगा कि नहीं, पानी पीकर बीमार, मतलब खराब पानी पीकर बीमार पड़ने से बेहतर है कि आप साफ पानी पिए, अच्छा पानी पिए। जी। तो अब लोगों का तो प्यार है हमारे ऊपर, हम ये कहते हैं इतने कस्टमर का प्यार है जो हमको 40% शेयर मिला हुआ है। तो जब कस्टमर प्यार से जैसे बुलाए वो सर आंखों पे हमारे। तो अच्छा सर, कस्टमर्स का तो प्यार मिला है, लेकिन जब आपने काम शुरू किया था तो आपको डांट भी बहुत मिल रही थी घर से, वो क्या कहानी है? एक कहानी नहीं है, वो डांट पड़ती थी खूब, तब आप लगता नहीं था कि? देखिए, ये फैक्ट है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जी। आप मेरा बैकग्राउंड देखिए, मैं मिडिल इनकम ग्रुप से आता हूँ, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। एक गवर्नमेंट सर्वेंट का बीइंग पेरेंट्स का क्या मोटिव रहता है कि बच्चा अच्छी तरह से सेटल हो, और खासकर IITian हो। मैं IIT में भेजा गया, इसलिए गया था हमको, क्यों IIT में भेजा गया, शुरू से हमको बोला गया था बचपन से, बेटा अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी सिक्योर है, और कोई दूसरा कोई इलाज नहीं है आपके पास, मेरे पास कोई बिजनेस करने का नहीं है एम्पायर, मैं आपके ऊपर छोड़ जाऊंगा, आप अच्छा पढ़ लोगे तो आपका करियर अच्छा बन जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। हम अच्छा पढ़ लिए, IIT से पास आउट हो गए, तो अच्छी नौकरी मिल गई, वो भी पब्लिक सेक्टर में मिल गई, इंडियन ऑयल में मिली जो वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक सेक्टर थी। बिल्कुल, तो फादर का सपना पूरा हुआ, फादर का, मदर का, कि यार ये तो बहुत अच्छा सेटल हो गया, और अच्छा काम किया 10 साल, 2 प्रमोशन भी मिले मुझे, आई वॉज गोइंग वेरी हाई। अब उनको शौक लग गया जब मैंने बोला मैं तो अपना काम करना है, तो वो फैमिली में कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं अच्छी नौकरी छोड़ के एक अनसर्टेन एरिया में जाऊंगा। तो डांट तो बस यही पड़ी थी कि भाई तुम क्यों कर रहे हो काम,
नलायकी का काम उनको वो वर्ड नलायकी लगती थी, ये नलायकी का काम क्यों कर रहे हो तुम? तुम स्टेबल लाइफ हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, घर हमारा बना हुआ है साउथ एशियन में, और क्या चाहिए? आपकी लाइफ आपकी अच्छी तरह से और क्या चाहिए, लाइफ सॉर्टेड है। बट हमने कहा नहीं, आई हैव नॉट बीन बॉर्न टू डू ओनली दिस थिंग। ये आपको कन्विक्शन शुरू से था? नहीं, शुरू से कन्विक्शन था कि आई हैव नॉट बीन बॉर्न टू डू, पैदा हुए हैं तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे चले जाएंगे इस दुनिया से। मैंने आई मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। मैंने 10 साल सीखा है इंडियन ऑयल से, और पूरे देश की प्रॉब्लम है ऑयल को बचाने के लिए कि ऑयल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। टुडे तब से ही जो जितनी भी पॉलिटिक्स हुई है वर्ल्ड में वो ऑयल के ऊपर ही हुई है। 73 से जब ऑयल के दाम 3 गुने हुए थे तब से पॉलिटिक्स आज तक, आज की भी पॉलिटिक्स अगर आप देखिएगा सिर्फ ऑयल के आसपास, सिर्फ ऑयल के आसपास है। तो मैंने कहा व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट? आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट वेरी बिग, बट एटलीस्ट आई कैन हेल्प पीपल टू सेव ऑयल। तो तब से शुरू किया मुहिम मेरा। आज भी मुझे खुशी है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाता हूँ जिससे लोगों के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम होता है। आज भी, हालांकि टुडे आई एम नोन मोर फॉर वाटर प्यूरिफायर, बट टुडे आई एम स्टिल एक्टिव इन ऑयल कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स व्हिच गिव्स मी ग्रेट सेटिस्फेक्शन। अच्छा सर, ऑयल से आप आए पानी की ओर, पानी से आए गए आप पंखे की ओर। जी, ये मतलब बड़ा गजब का ये आपका जो है ना, जो जंप है, जो शिफ्ट है, ये कैसे होता है? ये इनोवेशन, ये इनोवेटिव आइडियाज आते कहाँ से आपके पास? देखिए ये सब उसी से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड ही, एनर्जी से रिलेटेड ही। अच्छा, कोर वही है आपका? कोर वही है। आज हम पंखे में क्यों आए? हम नॉर्मल पंखे में नहीं आए हैं, हम आए हैं BLDC पंखों में, जिसको इनोवेट करके हमने बनाया है। उसमें क्या? 65% बिजली बचती है। अच्छा। नॉर्मल सीलिंग फैन जो आपके घर में चलता है वो 70 वॉट से चलता है, 70 वॉट की बिजली लगाता है। मतलब ये कि अगर आप उस पंखे को 15 घंटे चलाएंगे, 14 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली लगेगी आपकी। हमारा पंखा सिर्फ 28 वॉट से चलता है। 28 वॉट से मतलब ये हुआ कि अगर आप 40 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट लगेगी। अच्छा, हाँ, तो समझिए 65% बिजली बचाता है। और आज अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे गर्मी, कहीं पे बाढ़, कहीं पे पानी आ रही है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आपको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है तो आपको CO2 का एमिशन कम करना पड़ेगा। CO2 का एमिशन कम करना है तो आपको कम फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, एफिशिएंटली बर्न करना पड़ेगा। तो चाहे वो बिजली बचाना हो, चाहे वो ऑयल बचाना हो, मतलब वही है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ मैंने अपनी कोर वैल्यू नहीं बदली है, तो हम बिजली बचाने पे काम कर रहे हैं। आप अध्यात्म में भी आपका बहुत इंटरेस्ट है। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़े हुए हैं। अध्यात्म आपकी नज़र में क्या है? आप जिस जगह पर हैं वहाँ अध्यात्म का, देखिए जो वैल्यूज आती हैं वो आपको अध्यात्म से आती हैं। और लाइफ को अगर आपको प्रोग्रेस करना है, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यूज। अगर बिल्डिंग ब्लॉक एक ह्यूमन बीइंग का है वो उसकी वैल्यूज है, बाकी सब चीज़ें उसके अराउंड घूमती हैं। और वैल्यूज आप में आ नहीं सकती जब तक आप अध्यात्म में नहीं जाएंगे। तो ये आपको मदद कैसे करता है सर, आपके इस मतलब बिजनेस में, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में कैसे आपको मदद करता है? क्यों, मतलब मुझे लगता है कि सबको, मतलब अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, ये किस तरीके से इंडिविजुअल मुझे एक ग्रो करने में हेल्प करेगा? बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। क्या हेल्प करेगा? आदमी को सबसे पहले टेंशन फ्री होना है। टेंशन फ्री मतलब खुश रहना है उसको। हर एक आदमी क्यों काम करता है? खाली पैसे कमाने। पैसे क्यों कमाना है? खुश रहना उसको। आशीर्वाद तो खुश रहो, हमेशा ये आशीर्वाद मिलता है। तो खुश कैसे होगा आदमी? वो खुद बगैर अध्यात्म में खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुशी चीज में नहीं है, खुशी आपके मन में है। वो मन में आएगी नहीं, मन में आप खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप मन को संभालेंगे नहीं। और हर अध्यात्म का मतलब ये होता है मन को संभालना, और वो चीज़ आपको हमको मिलती है। आप माइंड आपका ऑसिलेट करता है पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहता नहीं है। रियल लाइफ प्रेजेंट में है। उसको कैसे प्रेजेंट में लाया जाए, ये सब अध्यात्म शास्त्र में निकलता है। और हेल्प कैसे करता है हमको, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब आप अध्यात्म की तरफ होते हैं तो आपके माइंड में नॉइज़ कम हो जाती है। जो आपके विचार आते हैं, ये नहीं कि 1 घंटे में कितने विचार आते हैं, आपके सब तरफ लेफ्ट राइट सब विचार पूरे होने के लिए नहीं आते, लेकिन आते हैं चले जाते हैं। जितने कम नॉइज़ होगी, जैसे अभी आप पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो में अगर नॉइज़ आ जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइंड उसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब आप अध्यात्म में स्टडी करते हैं तो आपका माइंड में नॉइज़ खत्म होती है। तो आप जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, आप खुश रहते हैं, और आपके मुंह पे स्माइल भी रहेगी, आप खुश भी रहेंगे, तो आप दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। उसी पॉजिटिव एनर्जी की अगर बात मैं करूँ तो आपने कुछ गाँव को अडॉप्ट भी किया है जी। वो क्या? देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। CSR एक्टिविटी होती है अपने गाँवों के अंदर, लोगों को शुद्ध पानी मिले, लोगों को टॉयलेट फैसिलिटीज़ हम लोगों ने बनवाई,
और जितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसमें काम करते हैं। उस तरीके से आप कर रहे हैं और आपको वाकई लगता है कि ये भी एक तरीके से जुड़ने का तरीका है, मतलब आपको जो मिला सोसाइटी। देखिए, अपने लिए हर कोई करता है, एक एनिमल भी अपने लिए करता है, लेकिन एक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग बॉन्ड कर रहे हो तो आप अपने अलावा दूसरे लोगों के लिए काम करने के लिए ऑन कर रहे हो। तो कुछ को डायरेक्टली करते हो, कुछ को इनडायरेक्टली करते हो। तो आपके कोलीग्स हैं, आपके नीचे वाले हैं, आपके ऊपर वाले हैं, आप सबके लिए कुछ ना कुछ करिए। तो इस द पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली टू एक्सेप्ट whatever is coming to you, is also to give to other people. अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं सर? ये जो नए नए आइडियाज़ आते रहें, कुछ नया सोचते रहें, एकदम हैप्पी रहें, टीम को अच्छे से लीड करें, खुद उसके लिए क्या करते हैं? मतलब इन सारी चीज़ों से इधर आप थोड़ा मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। आप थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें, ये आपके विचार आप ठीक होते जाएंगे, आपको और मोटिवेट होते जाएंगे आप। तो आपका रूटीन क्या होता है सर? योगा और मेडिटेशन आपके रूटीन का एक हिस्सा है? मतलब आई गेट अप इन द मॉर्निंग 5:45, go for a walk, come back, do 1.5 hours yoga meditation. In the evening, do meditation and sleep peacefully and be happy. और सर कितने घंटे आप काम करते हैं? आई वुड से ऑफिस में 10 बजे से लेके 7 बजे तक, 7:30 बजे तो हो ही जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। और जब नहीं काम करते तो पूरे दिन फ्री होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब थक गया हूँ, ऐसा लगता है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक मेरे कभी नहीं लगा, मतलब 1998 से लेके अब तक नहीं कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब कहाँ फंस गया हूँ? ऐसा तो नहीं, कभी नहीं लगा? हर चीज जब वो लो फेज रहा होगा तब भी नहीं लगा? मेरे को तो लो फेज नजर ही नहीं आता, मेरा कब था लो फेज। हमको तो जो नहीं भी हो रहा तभी भी अच्छा लगता था, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो सर आपके शौक क्या है? मेरा शौक तो आज की तारीख का शौक मैंने बता दिया। बचपन में तो बहुत सारे शौक होते थे, अलग 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 टाइम से अलग अलग शौक होते थे। अच्छा। बट मेरा बहुत अच्छा टाइम, जो शौक का टाइम निकला वो ब्रिज खेलने में निकला है। अच्छा। जो इट्स ए गेम ऑफ कार्ड्स, एज यू नो, एंड आई हैव प्लेड द नेशनल टूर्नामेंट्स ऑफ ब्रिज एज वेल। करीब 15-16 साल कॉलेज से शुरू हुआ था ये शौक हमारा, और 2000 तक मैं बहुत कॉम्पिटिटिव ब्रिज भी खेला। अच्छा। बट उसके बाद जब अपने काम में आ गया तो आई हैड टू लीव इट, इन द सेंस इंटरेस्ट दूसरी तरफ ज़्यादा चला गया। अच्छा, फिल्में देखते हैं तो किसकी फिल्में सबसे ज़्यादा देखते हैं? देखिए, फिल्में ओवर ए टाइम आजकल तो नहीं, हेमा मालिनी जी की बहुत फिल्में देखी है, अमिताभ जी की देखी है, धर्मेंद्र जी की देखी है। So, अपने एरिया, अपने टाइम के अंदर आई वुड से 70s and 80s, एंड आफ्टर दैट इट हैज रिड्यूस्ड लिटिल बिट। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल, मतलब अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं? ये तो आपने बताया, प्रोडक्ट को कैसे, मतलब आप इनोवेट कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट टॉप पे बना रहे, इसके लिए आपको इनोवेशन करना ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन लीडर के तौर पे भी तो आपको कुछ ना कुछ लगातार अपने अंदर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता होगा, सीखते रहना पड़ता होगा। वो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? एक टीम को लीड करना, 3500 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, उनको आप देखिए, लीड करने के लिए सबसे पहला तरीका मैं बोलूँगा कि यू शुड बी सिंसियर व्हेन यू टॉक एंड व्हेन यू वर्क। आप सिंसियर हैं तो दूसरे लोग आपको देखते हैं कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। और टीम मोटिवेशन से नहीं काम करती है। हम उनको कुछ ज़्यादा पैसे दे दें, वो ज़्यादा काम कर लेंगे, वो टेम्परेरी फिनोमिना होता है। तो आपको टीम को इंस्पायर करना पड़ता है, और इंस्पिरेशन लोगों को आपसे जब आती है जब आप जेन्युइन होते हैं। तो आपको बहुत सिंपल कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप जेन्युइनली अपना काम करिए, टीम अपने आप इंस्पायर होती है, मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। एक आखिरी आपसे सलाह, मतलब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, खासकर जो अगर युवा देख रहे होंगे, कि अगर वो इस जनरेशन के लोग कुछ बिजनेस अपना करना चाहें, स्टार्टअप शुरू करना चाहें, उनके लिए क्या आप स्टेप बाय स्टेप आप कुछ मंत्र देना चाहेंगे, सक्सेस मंत्र कुछ क्या देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल एक अच्छी मौका है आप लोगों के पास। देश बहुत आगे बढ़ गया है और सरकार, पूरा सिस्टम हेल्प कर रहा है आप लोगों को इनोवेट करने, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो ज़रूर आइए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करिए, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा सोचिए। खाली स्टार्टअप करना है उसके लिए स्टार्टअप मत होइए, आप जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में सोचिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए। आपको सोल्यूशन नज़र आता है तो उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लेके चलिए और उसके लिए स्टार्टअप करिए आप, तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं क्योंकि आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं बिजनेस में, तो मैं कहता हूँ आपको मिजरी मिलने वाली है। और अगर आप सोल्यूशन ढूंढ के काम आगे बढ़ने शुरू करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ पैसा आपको फॉलो करेगा। तो हैव बिग ड्रीम्स and start your startup by solving problems of the society or of the mankind.
बहुत धन्यवाद सर आपका। सपने बड़े होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि आपको लगे कि आसमान छूना भी बहुत मुश्किल नहीं है, और साथ में करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत। सर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे हैं और उनकी कहानी से तो यही लगता है कि अगर आप चाह लीजिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बोले भारत इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।